चलिए, तो राजपूत वंश कि आपको बड़ा सही तरीके से स्टार्ट करना है, नहीं तो शुरू में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। राजपूत डायनेस्टी। तो देखिए बेटा, राजपूत वंश जो हैं इनमें अगर हम देखें तो एक हम यहाँ देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों को, और गुर्जर प्रतिहार के बाद में हम देखेंगे गहड़वाल वंश को, और उसी के पैरेलल जो हम एक वंश देखेंगे वो होगा चौहान वंश। ठीक है। अब इनमें से आप लोगों ने जो सुना होगा थोड़ा सा गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है जिन्हें हम प्रतिहार वंश भी कहते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं, प्रतिहार डायनेस्टी या प्रतिहार वंश। इसके जो संस्थापक हैं वो हरिश्चंद्र हैं। कौन है? हरिश्चंद्र। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन ही ना हो हरिश्चंद्र, तो कौन हो जाएंगे? नागभट्ट हो जाएंगे संस्थापक। ठीक है, याद रखना अच्छे से, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नॉर्मली हरिश्चंद्र हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो पहले इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं इनके सबसे महत्वपूर्ण शासक पहले, वो नागभट्ट प्रथम है। ठीक है, इन्हें अरबों का विनाशक भी कहा जाता है, म्लेच्छों का विनाशक। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किन्होंने अरबों को समाप्त किया, अरबों को नष्ट करने वाले कौन थे, तो कौन थे ये? बता जल्दी से। नागभट्ट प्रथम थे। ये एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर हरिश्चंद्र नहीं है तब। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि इसके अलावा अगर हम देखें तो एक वंश आएगा आपका, कौन सा? गढ़वाल वंश। सुना है आप लोगों ने गढ़वाल वंश कहाँ से संबंधित है? गढ़वाल डायनेस्टी सुना तो होगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने ना सुना हो। बस आपको ये नहीं पता होगा कि यही गढ़वाल है। राजा जयचंद का नाम सुना है? अब तो बोलो हाँ। अच्छा, इनका भी नहीं तो पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सबने सुना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, लेकिन कौन थे ये? पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, जिनके ससुर जी थे ये। और दूसरे तरीके से बोल देते हैं भाई कि संयोगिता के पिता थे। कौन? जयचंद। ठीक है, गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासकों में एक माने जाते थे। तो ये भी एक राजपूत वंश है जो दिल्ली पर शासन करना चाहता था। एक दूसरी तरफ हम बात करें चौहान वंश। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कहाँ के चौहान? तो शाकंभरी के चौहान। ठीक है, बेसिकली अजमेर से रूल करते थे। और आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी शासन किया है। और दिल्ली पर शासन को लेकर ही किन दोनों के बीच डिस्प्यूट है? जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, मुद्दा क्या था कि जयचंद चाहते थे कि हम दिल्ली के अधिपति बने, दिल्ली के शासक बने। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को ऑक्युपाई कर लिया था। मतलब टैलेंटेड पर्सनैलिटी जो होते हैं। उससे ही बड़ी समस्या की बात यह थी कि इनकी बेटी पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर ली। अब विवाह क्या कर ली, मतलब बेसिकली ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ध्यान रखनी है कि जयचंद ने इनकी बेटी का क्या करवाया? स्वयंवर करवाया। स्वयंवर समझते हैं ना, स्वयं के द्वारा वर का चयन करना। हालांकि अब जैसे मान लो जिसको आपको चुनना हो उसे बुलाया ही ना जाए, तो स्वयंवर कहाँ हुआ भाई? अब जैसे मान लो 10 लोगों को बुलाया, आपको जो पसंद है वो उसमें आया ही ना, तो स्वयंवर तो है नहीं वो। मतलब वो तो ठीक है, राजा के अनुसार स्वयंवर है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया उस स्वयंवर में। इससे भी बड़ी बेइज्जती की बात क्या थी पृथ्वीराज चौहान की, कि एक मूर्ति बना दी गई पृथ्वीराज चौहान की और उसे एक सैनिक के रूप में, गार्ड के रूप में खड़ा कर दिया इनने स्वयंवर के मेन गेट पर। अब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो उन्हें और इंसल्टिंग लगा, यार ठीक है चलो नहीं बुलाया था, नहीं बनती थी। ठीक। अब भाई होता ना, खून खौल जाता है आपका कि अच्छा, इधर संयोगिता ने कोई मैसेज भेज दिया होगा, आप नहीं आएंगे तो हम किससे विवाह कर लें, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। अच्छा, संयोगिता का एक तरफा प्रेम था ये? मतलब बस वो इन्हें पसंद करती थी? शुरू शुरू में तो पता ही नहीं था पृथ्वीराज चौहान को कि ये हमें पसंद करती हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान भी पसंद करने लगे, तो जब इनके विवाह की बात चली, पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं भेजा और ऊपर गार्ड बना के रख दिया। भाई एक राज्य के राजा को आप इस तरीके से करोगे, तो पृथ्वीराज चौहान जब ये आए सारे शासक, तो इनने तो किसी को चुनना नहीं था। पृथ्वीराज चौहान आते हैं घोड़े पे, संयोगिता दौड़ के घोड़े पे बैठती हैं और निकल जाती हैं इनके साथ।
इसको मतलब कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अपहरण कर लिया था, जैसे कुछ इतिहासकार बोलते हैं। अब अपहरण का, लड़की बैठ गई आगे पीछे, अपहरण तो आगे होता है। देखो दो मतलब समझ में आ रही ना बात भाई, पीछे अगर कोई बैठ के जा रहा है, अब कोई बोले लड़के के पीछे लड़की बैठ के जा रही है, बोले अपहरण कर लिया, कैसे भाई साहब? अपहरण कब होता है? आप समझ रहे हैं ना, अपहरण किडनैपिंग कब मानी जाएगी? या तो उसके पीछे एक और लड़का बैठा हो और बोले हाँ अब उसे जाने नहीं दे रहा है, भाई अब पीछे कोई बैठ के जा रहा है, वो जा रही है, वो जा रही है। अरे भाई वो जा रही है, वो अपहरण होके नहीं जा रही है, वो खुद से जा रही है। समझ में आ रही ना बात, ध्यान रखिएगा। अच्छा पता क्या होता है, जैसे खुद से चली जाती हैं कई लड़कियां, और फिर क्या करते हैं घर वाले, इसको कितनी हंसी आ रही लड़की को। अरे अपहरण को सटीक उत्तर दे रहा हूं मैं कि किडनैपिंग क्या होती। किडनैपिंग का मतलब है आपका मुंह बंद करे कोई, ठीक है, आपको बेहोश कर दे और फिर ले जाए। अब अगर कोई मान लो उस समय के क्या था, घोड़ा था, आज के समय की बाइक है, अब कोई बाइक पे बैठ के पीछे जा रहा है, बोल रहा है वही लड़की को ले गया, अरे भाई कहाँ ले गया, तुम्हारी लड़की चली गई, ये कोई बोलेगा नहीं, गलत बोल रहे हैं बताओ। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था। तो भैया ऐसा कुछ नहीं था, इसको बोलते हैं, क्या था ये, कौन सा विवाह है ये? इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। पूछा जाता है कि प्राचीन काल का गंधर्व विवाह वर्तमान में क्या कहलाता है? तो जो गंधर्व मैरिज या गंधर्व विवाह था, वर्तमान में वो लव मैरिज है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो चली गई ये। अब तो मतलब और बड़ी बात ये थी कि पापा जी देख रहे हैं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान से लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी। किसकी? जयचंद की। तो पृथ्वीराज ऐसे देखे तो बस जयचंद रुक गए, कोई है क्या, ऐसे किया नहीं कि पीछे हट गए सब, क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं, तो भाई लेके चले गए। अब इस बात से नाराज थे, कौन नाराज थे? जयचंद। तो जयचंद ने क्या किया, उस समय भारत पर जो आक्रमण हो रहा था वो था मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मतलब सोचो, अपने दामाद के विरुद्ध इन्होंने किसका साथ दिया, जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और एट द एंड देखो, पहले युद्ध में तराइन के तो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरे युद्ध में जयचंद का सपोर्ट मिलने के कारण मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। समझ में आ रही है बात? और बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर दी जाती है। इनके दरबार से संबंधित थे चंद्रबरदाई। क्वेश्चन यहां से बहुत आता है कि इनके दरबारी कौन थे, दरबारी विद्वान कौन थे, इनके कवि कौन थे? तो कोर्ट स्कॉलर, कोर्ट पोइट के रूप में कौन थे? चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो। अच्छा आप एक बात बताओ, किसी ने मूवी देखी पृथ्वीराज चौहान? किसने देखी? अभी आई थी ना कुछ टाइम पहले ही, देखी ना? नहीं देखी? बोले हम पिक्चर नहीं देखते हैं। कितने लोगों ने अच्छा कौन ऐसा है जो पिक्चर देखता ही नहीं, मूवी नहीं देखता कभी? अरे हाथ तो उठाओ। कोई नहीं है ऐसा? चलो धन्य है, आपने ये तो माना कि मतलब देखते हो, क्योंकि हम जब पूछते हैं कोई बताते ही नहीं है पिक्चर देखी। तो पृथ्वीराज चौहान मूवी में भी ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से बताई गई हैं। और आप देखिए जो ऐतिहासिक मूवी आए ना, तो उनको आप भले ज्यादा हो तो जैसे यूट्यूब पे डली जाती हैं आजकल, तो हर चीज 1.5 पे करो, धड़ 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 देख लो, भाई टाइम भी बचेगा, मूवी भी देख लोगे। और होता क्या है कि पिक्चराइजेशन फॉर्म में चीजें होती हैं तो याद रह जाती हैं। पहले जैसे सीरियल भी आता था पृथ्वीराज चौहान, और महान योद्धाओं में माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अगर पृथ्वीराज चौहान को इनके ससुर जी सपोर्ट करते ना, तो कभी भी दिल्ली सल्तनत स्थापित ही नहीं हो पाती। मतलब समझ रहे हो ना कितना बड़ा चेंज होता है इतिहास का। और दिल्ली सल्तनत नहीं होती तो मुगल नहीं आते। और अच्छी बात क्या होती कि आपको दोनों नहीं पढ़ने होते। आप तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर इतिहास थोड़ा समझदार होता तो ना सल्तनत पढ़नी होती आपको, ना मुगल पढ़नी होती, और दो राजवंशों में तो बहुत है इतिहास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है हमारी, पढ़ने पड़ेगा। चलो वापस आ जाते हैं, तो अब हम शुरू से चलते हैं। तो हो क्या रहा था बेटा कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, जब इस वंश का डिक्लाइन होता है तो अलग अलग राजपूत वंश जो थे वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ये इनके बेसिकली सामंत हुआ करते थे, फ्यूडिटरीज हुआ करते थे। जैसे मध्य प्रदेश में एक हम बात करें, चंदेल वंश, सुना है आप लोगों ने? अरे खजुराहो के मंदिर,
ये तो सुना होगा ना। तो खजुराहो के मंदिरों के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल डायनेस्टी को दिया जाता है। फिर आपने सुना होगा परमार वंश, राजा भोजबाला, धार से, ठीक है ये। तो ऐसे जो राजवंश आप देखोगे तो ये क्यों बने, या फिर कलचुरी वंश की बात करें हम, तो इन वंशों का उदय हुआ ही तब है जब कौन से वंश का पतन हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो गया। और ये सब लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या हुआ करते थे? फ्यूडिटरीज या सामंत हुआ करते थे। जब इस बोलते हैं ना बड़ी सत्ता समाप्त हुई, बड़ी सत्ता समाप्त हुई तो क्या होगा? ठीक है, जो बाकी राजवंश जो है अब फिर वो धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली करेंगे। अब जैसे चंदेलों में जब आप विद्याधर पे आओगे तो विद्याधर बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में बन गए थे। ठीक। अब हम आते हैं कहाँ? राजपूत वंश। तो पहले हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेके, इनकी ओरिजिन को लेके डिफरेंट डिफरेंट व्यू हैं इतिहासकारों के। तो उन व्यू को आपको याद रखना है। और इनमें से एक व्यू जो माना जाता है वो है अग्निकुंड से, मतलब एक यज्ञ हुआ, अग्निकुंड था, जिससे राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये सही भी मान लिया जाता है आंसर। सही था नहीं था उस पर अपन बात नहीं करें क्योंकि साइंस नहीं है, हिस्ट्री है। जो बताया गया हम उस पर ही बात कर सकते हैं। तो एक अग्निकुंड सिद्धांत भी है कि राजपूतों का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? अग्निकुंड से हुआ है। ठीक है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बेटा ध्यान रखना है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू या मत प्रचलित थे। ठीक है। क्या कहते हैं कुछ विद्वान, इन्हें भारत में रहने वाली एक जाति मानते हैं, तो कुछ इन्हें विदेशियों की संतान मानते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग बातें करेंगे। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत, आबू पर्वत जानते हैं कहाँ है? माउंट आबू सुना है? माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है। और क्या है माउंट आबू? माउंट आबू राजस्थान का एक हिल स्टेशन है। मतलब एक तरफ देखो कि पानी नहीं है राजस्थान में, बोलते हैं ना ऐसा कि यहाँ पानी की कमी हो, दूसरा माउंट आबू है, हिल स्टेशन है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि उदयपुर सुना है ना? उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। ठीक है। पानी नहीं है यहाँ, झीलों की नगरी है। कोटा गए आप लोग कोई? कोटा में देखो आप, हर चौराहे पे फव्वारा, फाउंटेन मिल जाएंगे आपको। कहाँ पानी नहीं है? जैसलमेर में नहीं है पानी। तो जबरदस्ती राजस्थान को पूरे को, अब जैसे जयपुर में क्या है, ऐसी कोई कमी थोड़ी है पानी की। तो बेसिकली ये जो माउंट आबू है, आप लोग जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ना, रेन शेडेड एरिया बात की मैडम ने अभी, क्या होता है ये? ऐसे ही बताओ। अच्छा, कुछ जगह पानी बरस जाता है, कुछ जगह पानी नहीं बरस पाता, क्या कारण है? हाँ बस, वो तो वही रेन शेडेड एरिया जो होता है ना, तो पर्वतों के कारण। तो यहाँ कौन सा है? ये माउंट आबू जो है वो अरावली पर है। तो अरावली पर्वत के कारण उसका एक हिस्सा, बारिश क्या होती है, टकराती है मानसून, और इसी तरह बरस के रह जाते हैं, दूसरी तरफ मानसून नहीं पहुंच पाते हैं। और इस कारण से वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शेडेड एरिया जो है वो बन जाता है। तो आबू पर्वत पर बेटा क्या हुआ था? तो आबू पर्वत मतलब माउंट आबू ही है इस पर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक जैन मंदिर है, बता सकते हैं इनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। वेरी गुड। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, कहाँ पर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर? माउंट आबू में ही है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने करवाया था इनका निर्माण? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। एक तो पूछा गया दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो माउंट आबू राजस्थान में। दूसरा, इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इतिहास है तो यही पूछेगा वो तो, कि भाई किसी ने तो बनवाए होंगे। तो बिमल शाह ने। किसने बनवाया था? विमल शाह जो थे, इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वापस आइए। तो माउंट आबू के बेटा, आबू पर्वत पे जो ऋषि वशिष्ठ थे, उनके अग्निकुंड से जो यज्ञ चल रहा था उससे राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। यह सिद्धांत जो है चंद्रवरदाई की किसमें? पृथ्वीराज रासो, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो पृथ्वीराज रासो जो बुक है वो किस पर है? पृथ्वीराज चौहान पर लिखी गई है। और किसने लिखी है? तो चंद्र बरदाई, जो इनके राज कवि या कोर्ट पोएट होते थे, उन्होंने लिखी है। तो इस काल में राजपूत वंशों में गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार यानी मध्य प्रदेश के, ठीक है, गहड़वाल वंश,
गढ़वाल यानी कन्नौज के कौन कौन थे अभी? अरे संयोगिता के पिता जयचंद। ठीक है, तो ये जो वंश हैं ये राजपूत वंशों के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ इतिहासकार बेसिकली बेटा क्या बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं ये जो कर्नल टॉड और विलियम कुक हैं वो कहते हैं ये सीथियन थे। ठीक है, जबकि विंसेंट स्मिथ क्या कह रहे हैं कि शक एवं हूण है ये। अच्छा, अपने अपने मत हैं, इससे जाना नहीं कि हाँ अब मतलब अब तो विदेशी बना दिया आपने, शक बना दिया इन्हें। तो शक और हूण है। आरजी भंडारकर क्या कह रहे हैं कि हूण है ये। ठीक है, चंद्रवरदाई भाई उनकी किताब में क्या मिल रहा था अग्निकुंड से, तो वो तो अग्निकुंड की ही सिद्धांत की बात करेंगे। और जीएच ओझा और सीबी वैद्य ने क्षत्रिय या प्राचीन राजपुत्र के रूप में कह रहे हैं। एक ही क्वेश्चन जो अभी तक इनकी उत्पत्ति से संबंधित आया है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा व्यू, ठीक है, तो ओरिजिन का व्यू कौन सा प्रचलित है, तो आपको अग्निकुंड सिद्धांत पे बात करनी है नॉर्मली, बाकी कोई नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक है। अब हम आते हैं पहले वंश पर, वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखिए इस वंश में शासक बहुत सारे हैं, लेकिन सारे से क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले तो बता देता हूं कि हैं कौन कौन, और फिर मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन है, और आपके एग्जाम में कौन से शासकों से क्वेश्चंस आते हैं, इन पर हम फोकस करेंगे। ठीक, तो एक एक करके पहले नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर क्या करेंगे, नागभट्ट प्रथम को आंसर करेंगे, अगर वो नहीं हो तो। नागभट्ट प्रथम के बाद इनके बेटे कुकुस्थ और देवराज आते हैं। इनका कोई खास उल्लेख क्या, किताबों में बहुत कम इनके बारे में ही जानकारी नहीं मिलती है, तो इनसे भी आपको कोई मतलब नहीं है। यानी आपको एक पढ़ना है नागभट्ट प्रथम को। उसके बाद वत्सराज आते हैं, 775 से 800 के बीच में वत्सराज आते हैं। अगर आपको ज्यादा शासकों के नाम लगे तो सबसे अच्छा है ठीक है, हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, और उसके बाद सीधे वत्सराज पर आ जाओ, क्योंकि इनका कोई बहुत काम है भी नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकेंड आता है, इनका बेटा। ठीक है, नागभट्ट के बाद में रामभद्र आते हैं, इनका भी कोई खास लेना देना नहीं है। फिर जो इंपॉर्टेंट शासक होते हैं वो है मिहिरभोज प्रथम, ये महत्वपूर्ण है। मिहिरभोज प्रथम के बाद में हम महेंद्रपाल फर्स्ट को देखते हैं। महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद में महिपाल फर्स्ट, तो महेंद्रपाल, महिपाल, उससे पहले मिहिरभोज। ठीक है, तो क्रम क्या याद रखना है, हरिश्चंद्र, नागभट्ट, इनको छोड़ सकते हो आप, वत्सराज, नागभट्ट सेकेंड। ठीक है, तो नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट सेकेंड, फिर इसके बाद रामभद्र, कोई खास नहीं, मिहिरभोज, महेंद्रपाल और महिपाल। इनका क्रम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मिहिरभोज फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट, ये फर्स्ट है, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सेकंड भी होंगे फिर। अच्छा, फर्स्ट लिखा है तो ये मान के चलना कि सेकंड होगा ही, क्योंकि फर्स्ट लिखते ही तब है जब दूसरा हो, नहीं तो फिर फर्स्ट किस चीज का। ठीक है, समझ में आ रही ना। तो आपको क्या याद रखना है, नागभट्ट सेकंड, उसके बाद मिहिरभोज फर्स्ट, महेंद्रपाल और उनका बेटा महिपाल। ठीक है, महिपाल के बाद में महेंद्रपाल सेकंड, कोई नहीं मतलब, देवपाल बिल्कुल मतलब नहीं है, विनायक पाल बिल्कुल मतलब नहीं है, महिपाल सेकंड से भी खास मतलब नहीं है, और विजयपाल से भी मतलब नहीं है। आपको मतलब है थोड़ा सा राज्यपाल से, और राज्यपाल के बाद इनके बेटे त्रिलोचन पाल। अच्छा, किसी को पता है क्या राज्यपाल और त्रिलोचन पाल के बारे में कि इनकी कहानी कहाँ से कनेक्ट होती है? क्योंकि मध्य प्रदेश से कनेक्ट होते हैं ये राज्यपाल। देखिए अगर हम देखें तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल ने क्या हुआ था राज्यपाल का कि महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो राज्यपाल बोले हम नहीं लड़ रहे, और ये भाग गए। ठीक है, इस बात से विद्याधर नाराज हो गए, बोले हम सब संघ बना के खड़े हैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और तुम निकल लिए, मतलब वही नहीं, नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी भाग जाएं आप संघर्ष में
विद्रोही हो जाओ। तो जब ये भाग गए, कौन भाग गए? राज्यपाल साहब। तो इस बात से चंदेल शासक विद्याधर को बड़ा कष्ट हुआ कि यार ये तो गलत बात है। तो विद्याधर ने कहा हम तुम्हें देख लेंगे। देख क्या लेंगे, इनकी हत्या करा दी इन्होंने। अच्छा, किसने इनकी हत्या की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी दिन आया ना, तो आप मानना कि 100 में से 98-99% का रेशो होगा जो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो किताबों में दिया नहीं है, मैक्सिमम बुक्स में आप पढ़ोगे तो इसका आंसर दिया नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अर्जुन, आपने तो सुना ही नहीं होगा इनका नाम कि अर्जुन कौन है। आप बोले महाभारत काल से आ गए क्या यहाँ? तो अर्जुन जो कच्छप घात शासक थे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो अली ने बताया आंसर। तो कच्छप घात वंश के जो शासक थे अर्जुन, बेसिकली इन्हीं के सामंत हुआ करते थे विद्याधर के। तो अर्जुन ने किनकी हत्या की थी? राज्यपाल की। किसके कहने पे की थी? विद्याधर के। या कहें कि विद्याधर और अर्जुन ने दोनों ने मिलकर इनको मार दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद इनके बेटे त्रिलोचन पाल आते हैं राज्यपाल के। इनको भी क्या है कहानी कि भाई जब महमूद गजनवी, अच्छा महमूद गजनवी बहुत खतरनाक था। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, इन्हें भी हरा दिया। इसके बाद अंतिम शासक आते हैं यशपाल। कौन आए अंतिम शासक के रूप में? यशपाल आते हैं। तो इस वंश की समाप्ति हो जाती है। अब ओवरऑल जिनके नाम आपको याद रखने राष्ट्रकूट शासकों में जो एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले, सॉरी राष्ट्रकूट नहीं, गुर्जर प्रतिहार, खतरनाक गलती हो जाएगी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र। अगर ये ऑप्शन नहीं है, नागभट्ट प्रथम, इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, अंतिम शासक यशपाल थे, इसको याद रखना। राज्यपाल की हत्या किसने करवा दी? विद्याधर ने अर्जुन से, या विद्याधर और अर्जुन दोनों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। राज्यपाल और त्रिलोचन पाल दोनों को किसने पराजित किया? महमूद गजनबी। गौरी नहीं, देखो यही गड़बड़ होगी अगर होगी तो। किसकी बात कर रहे हैं? महमूद गजनबी की। तो महमूद गजनवी ने इनको हरा दिया था। 1018 की घटना है। 1018 में ये, और 1019 में त्रिलोचन पाल जो है वो पराजित हुए थे। तो आपको अगर क्रोनोलॉजिकली बात समझाई जाए तो आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र हैं। इनके बाद आते हैं नागभट्ट प्रथम, जे पहले शक्तिशाली शासक या संस्थापक के रूप में भी आप इन्हें कह सकते हैं, जब हरिश्चंद्र ना हो ऑप्शन में तो। ठीक है, इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट शासकों में याद रखने हैं वो है वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर रामभद्र से कुछ खास लेना देना नहीं है। इन तीनों को याद रखना, मिहिर भोज फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट। महेंद्र पहले हैं, महिपाल बाद में है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड से कोई मतलब नहीं है। और राज्यपाल त्रिलोचन पाल और यशपाल। तो राज्यपाल को किसने हराया? महमूद गजनबी ने। त्रिलोचन पाल को किसने हराया? महमूद गजनबी ने। इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या बात आती है कि गुर्जर, देखो राजपूतों की उत्पत्ति या ओरिजिन का जो प्रिंसिपल है या व्यू है वो अग्निकुंड वाला है, और पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई की बुक है इसमें मेंशन किया गया है। अब इंडिविजुअल जब हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ओरिजिन पर जाते हैं तो बेटा गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान, अगर आप वहां मैप देखने की कोशिश करें, गुजरात का जो हिस्सा है और दक्षिण पश्चिम राजस्थान का, देखो आप ऐसे देखोगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये राजस्थान है, ये पश्चिम वाला एरिया है, ये दक्षिण वाला, तो ये हो गया, और ये गुजरात से कनेक्ट हो ही जाएगा। तो इस रीजन से इनकी ओरिजिन जो है वो मानी जाती है कि गुजरात और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो साउथ वेस्ट राजस्थान से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और भगवान श्री राम के छोटे भाई कौन थे? लक्ष्मण जी का वंशज इन्हें माना जाता है, गुर्जर प्रतिहारों को। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी भी, और इनके बारे में जो गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है बेटा, वो पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख से किया गया है। किससे किया गया है? एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड। कल की कहानी पर आइए वापस। पुलकेशिन सेकंड कौन थे?
चालुक्य वंश के शासक थे, इनका किससे संबंध था? ठीक है, तो वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था, और उन्हीं का जो अभिलेख है एहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल अभिलेख है, इसमें ये वर्णन मिलता है। तो आपसे पूछा जाए गुर्जर जाति के बारे में पहली बार कहाँ, आपको पता है? यशवर्धन से ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। बेसिकली वो यशवर्धन सिंह गुर्जर लिखते हैं, मेहरा सर का बोर्ड था और ये क्वेश्चन पूछा था उनसे। हालांकि बता दिया था क्योंकि पहले ही ये सब चीजें हम लोग तैयार करवा देते हैं इंटरव्यू के दौरान, बट आपको ध्यान रखना है, जैसे मतलब समझिएगा थोड़ा सा, ऐसे लोगों के नाम जिन नामों से कहीं ना कहीं इतिहास कनेक्ट है, उन्हीं पे, ऐसा नहीं कि हर किसी की जाति पे क्वेश्चन पूछेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता। लेकिन अब उनका नाम क्या था? यशवर्धन सिंह गुर्जर, और एक तो भिंड से थे। ठीक है, तो भिंड मतलब आप समझ सकते हो कि भिंड को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, अच्छा आ गए हैं आप बागियों के गढ़ से, डाकुओं के गढ़ से, अल्लाह समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो आप ट्राइंगल बनाओगे ना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, और थोड़ा अगर नीचे आ जाओ तो दतिया, ये वो रीजन है जिस रीजन को क्या कहा, अच्छा दतिया को सीधा साधा मान लिया जाता है, बट ऐसा बॉर्डर लगा है, कहाँ से सीधा होगा? वो तो मिट्टी तो एक ही आ रही ना, पानी वही आ रहा है, दिल पे नहीं लीजिएगा। होता ये है कि वो पूरा रीजन जो है ना, वो है ऐसा, मतलब आप उसको कुछ नहीं कर, मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। सेम चीज, अब जैसे फिर रीजन वाइज बात करोगे, आप बोले रीवा, सतना, सीधी, अच्छा सीधी में सीधी नाम है बस, और कुछ सीधी नहीं है, सिंगरौली, इन रीजन को भी बड़ा नेतागिरी वाला माना जाता है। मतलब जैसे हमने कहा ना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये रीजन मतलब एकदम पॉलिटिकली। अच्छा मजेदार बात ये, मालवा वाला, यहाँ नेता बहुत हैं लेकिन बिना मतलब की राजनीति नहीं होती यहाँ, मतलब समझ रहे हो ना? एकदम डेंजर जोन वाले एरिया है वो। अब चूंकि क्या है, शुरू से जैसे चंबल, चंबल को क्या कहा जाता है? चंबल रीजन मतलब डाकुओं का गढ़। अब वो तो फेमस हो गया ना, आपको पता है दिल्ली दिल्ली में क्या होता है, अगर कोई कह दे कि हम भिंड मुरैना से हैं तो ना लड़कों को रूम नहीं मिलते हैं, और लड़कियों को भी रूम देने के बाद, अच्छा ये भिंड वाली लड़की ठीक है, तो अच्छा दतिया हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर, अच्छा ठीक आसपास कहाँ है? मुरैना, वाह, मतलब आप तो सब है एकदम। तो आसपास, और ये शिवपुरी, ठीक, मतलब शिवपुरी को बड़ा सीधा माना जाता है, मतलब फिर भी तुलनात्मक रूप से, जबकि गुना बिल्कुल सीधा नहीं है। क्यों नहीं? अच्छा गुना भी उतना ही पॉलिटिकली स्ट्रांग है, क्यों? राधोगढ़, राधोगढ़ जानते हैं आप लोग? अरे माननीय दिग्विजय सिंह जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राजनीति के पितामह हैं मध्य प्रदेश में वो एक तरीके से। तो ये जो रीजन्स है ना, मतलब इनबिल्ट जिन्हें हम बोलते हैं, यही स्थिति यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्षेत्र हैं, तो कभी कभी आपकी जो कास्ट है, देखो कास्ट से प्रमोट नहीं किया जाता किसी चीज को, बट वो आइडेंटिफाई हो रही है और रीजन बाई आइडेंटिफाई हो रही है, तो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि भाई मान लो कोई तोमर है, ठीक है, एक स्टूडेंट अभी फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिए थे, उनसे फॉरेस्ट नहीं पूछ के, वो ग्वालियर के थे वो, तोमर वंश की स्थापना किसने की, तोमर वंश क्यों हारे, क्यों राजपूत जो हैं वो एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, दुनिया भर की पंचायत पूछ ली, फॉरेस्ट का कुछ नहीं पूछा। तो अगर आप इन सब से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, बैकग्राउंड है, तो आप बिल्कुल बच के रहिए, मतलब आपको भले जो भी हो, जैसे आप पटेल है ना, पटेल का अर्थ क्या होता है? और इसके अलावा ऐतिहासिकता क्या है पटेल की? मोनिका पटेल से क्वेश्चन पूछा था, आप ढूंढना आप कि पटेल की ऐतिहासिकता क्या है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है पटेल का। तो ऐसे मतलब समझिएगा कि जिन लोगों के नाम में इस तरीके की चीजें आती हैं, तो वहां से क्वेश्चंस बनने की, तो कोई भी अगर गुर्जर है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गुर्जर है तो उससे गुर्जर प्रतिहार पे जाते हैं, ठीक है ना? वो बड़ी बड़ी कहानियां चलती हैं गुर्जरों पे। ऐसे जाट है कोई, तो जाट के लिए पता क्या कहा जाता है? जाट मरा तब जानिए
जब 13 ही हो जाए, 13 ही समझते हो ना, मतलब त्रयोदशी हो जाए तब तक जाट को आप मरा हुआ नहीं मान सकते। और इस पे तो सनी देओल ने मूवी बना डाली, तो और ज्यादा खतरनाक। तो जाट नहीं जानते, जाट, अरे जाट आपके जैसे हरियाणा के जाट, ठीक है, पंजाब में जाट, जट जिन्हें बोलते हैं ना एक तरीके से, और राजस्थान में भी हैं, ठीक है, और गुर्जर राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि उनके इंटरव्यू के पहले ना गुर्जर मूवमेंट चल रही थी। आपने भी सुना होगा गुर्जर आंदोलन, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एक समय तक। अब देखो, आपने 4 साल पहले तैयारी नहीं की तो आपको कैसे पता होगा, लेकिन आप 4 साल पहले जाओगे, कोविड चल रहा है और दूसरी तरफ गुर्जर आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे मुद्दे जो है करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी जिनका इंटरव्यू हो, कावड़ यात्रा चल रही है, तो उनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप उस रीजन से, उस कास्ट से, उस सेक्शन से, उस एरिया से अगर बिलोंग करते हैं, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि उनसे संबंधित ऐतिहासिकता आपसे पूछी जा सकती है, तो दिमाग में शुरू से ही पिक्चर रखना है। तो गुर्जर जाति का वर्णन कहाँ किया गया? एहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन सेकंड के पहली बार किया गया है। ठीक है, क्लियर है आपको? इस वंश के फाउंडर या संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे, लेकिन प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम थे। इनका जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना दोआब, दोआब समझते हैं? दोआब का मतलब होता है, आप ज्योग्राफी में अभी नहीं पढ़े होंगे, पढ़े? ठीक है, दोआब मतलब दो, मतलब टू, आब मतलब वाटर या पानी। तो क्या होता है, दोआब का मतलब क्या है? लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है, जैसे गंगा हो गया एक यमुना हो गई, अब इनके बीच का जो क्षेत्र होगा, जो भी भूमि होगी, तो लैंड बिटवीन टू रिवर्स या दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? दोआब कहलाती है। ठीक है, तो गंगा यमुना दोआब में इनका क्षेत्र था। पश्चिमी राजस्थान में उत्पत्ति बताई रहे हैं तो हो गई। हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों तक गुर्जर प्रतिहारों का रूल या शासन जो है वो फैला हुआ था। ठीक है, तो फाउंडर कौन है? हरिश्चंद्र है। और फर्स्ट रियल इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है इस डायनेस्टी के। ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने अरबों से लोहा लिया, मैंने अभी कहा था अरबों के विनाशक, नष्ट करने वाले। ठीक है, तो अरबों का नाशक, या अरबों को बेटा मलेच्छ भी बोलते थे, तो मलेच्छों का नाशक भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये आपके प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी का क्वेश्चन है कि अरबों का विनाशक, डिस्ट्रॉयर ऑफ अरब, या मिलेच्छों का नाशक, डिस्ट्रॉयर ऑफ मिलेच्छ, किसे कहा जाता है? तो नागभट्ट फर्स्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मिलेच्छों का नाशक कहा जाता है। तो ग्वालियर, और देखो जब भी किसी की प्रशस्ति होगी, प्रशस्ति मतलब उसकी प्रशंसा में, जैसे अभी हमने बताया एहोल प्रशस्ति, तो एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख, तो क्या पुलकेशिन सेकंड की प्रशंसा की जाएगी कि भाई पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया। ऐसे ही यहाँ क्या है, ये अरबों के डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ अरब के रूप में कौन है? नागभट्ट प्रथम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद हमने दो शासक बताए, आपको बिल्कुल मतलब नहीं है क्रुस्त वगैरह से। वत्सराज, हमने कहा था आपको इंपॉर्टेंट शासक कौन है? वत्सराज। तो 775 से लेके बेटा 800 तक थे। इससे पहले नागभट्ट फर्स्ट कब थे? 730 से 756 तक थे। इनके बीच में वो दो शासक आए, लेकिन वो कमजोर थे, उनकी कोई बहुत ऐतिहासिकता नहीं है, तो जरूरत नहीं है। वत्सराज एक शक्तिशाली या पावरफुल रूलर थे। एक मिनट।
तो हम लोगों ने नागभट्ट की बात की। नागभट्ट को आपको याद रखना है, पहले इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर थे ये। एक अरबों का नाशक या म्लेच्छों का नाशक, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ अरब, और म्लेच्छ इन्हें कहा जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हैं बेटा वो हैं वत्सराज। 775 से लेके 800 एडी तक वत्सराज ने शासन किया। वत्सराज एक शक्तिशाली शासक थे, प्रतिहार साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। अब तीसरी कहानी, ठीक है, तो रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। जब भी रियल फाउंडर की बात करें, मतलब आप समझिएगा अच्छे से, एक संस्थापक तो हरिश्चंद्र, ऑप्शन में नहीं हो तो नागभट्ट प्रथम। अब लेकिन जैसे ही पूछें कि गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, तो आंसर होगा आपका वत्सराज। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखेंगे। इनने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के धर्मपाल को हराया और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये पराजित हो गए थे। यानी ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल चल रहा है। राजपूत शासक हैं जो कन्नौज को लेकर लड़ रहे हैं, तो एक है गुर्जर प्रतिहार, दूसरी तरफ एक पाल वंश है बंगाल का, और तीसरी तरफ जो है वो राष्ट्रकूट वंश है। तो इन्होंने पाल वंश के धर्मपाल को तो हरा दिया, लेकिन ये किससे हार गए? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये पराजित हो गए थे। कौन? वत्सराज। ठीक है, वत्सराज की मृत्यु के बाद इनके बेटे अब नागभट्ट सेकंड शासक बनेंगे। ठीक है, 800 से लेके 833 तक ये शासक बनेंगे, और उसके बाद पुत्र रामभद्र शासक बना 833 से 836 तक, ऊपर भी पढ़ा हमने। लेकिन दोनों ही कमजोर शासक थे, वीक रूलर के रूप में थे, तो इनका कोई खास योगदान नहीं देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है वत्सराज 775 से 800 तक इन्हें रूल किया, और इन्होंने ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश के रियल फाउंडर हैं, वास्तविक संस्थापक ये माने जाते हैं। किसको हराया? धर्मपाल को हराया। या सीधा आप अगर बोलना चाहें तो वत्सराज डिफीटेड धर्मपाल, और दूसरी तरफ ध्रुव डिफीटेड वत्सराज। तो ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया। ध्रुव कौन थे? राष्ट्रकूट रूलर थे। और जबकि वत्सराज कौन है? गुर्जर प्रतिहार हैं। और धर्मपाल, तो उसमें तो पाल लगा ही है, तो पाल वंश के शासक हैं। ये वही धर्मपाल हैं बेटा जिन्होंने क्या किया? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, यहां तक वत्सराज तक क्लियर। अब इसके बाद दो शासक कौन कौन से आए? नागभट्ट सेकंड और रामभद्र। कमजोर शासक थे, कोई खास योगदान नहीं, तो 800 से 833 और 833 से 836 तक इनका शासन रहा। अब इसके बाद में ये आ जाएंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज। और याद रखिएगा मिहिरकुल और मिहिर भोज, इनमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत आराम से एक्सचेंज ऑफर चलता है। मेहरकुल पूछा जाता है तो मेहरभोज लिखाते हैं, मेहरभोज लिखा जाता है तो मेहरकुल लिखाते हैं। और एक और क्वेश्चन है यशोवर्मन, ठीक है, और एक है यशोधर्मन। तो यशोवर्मन, यशोधर्मन, मेहरभोज, मेहरकुल, इन पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि क्या है, पढ़ने के बाद भी अगर हम गलत लिखिए या गलत हम क्वेश्चन कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो पहले मेहरभोज को समझते हैं। 836 से लेके बेटा 885 एडी तक इनका शासन था। मेहरभोज इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। कल्हड़ और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी हमें इनके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो हमें किस किस से मेहरभोज की जानकारी मिल रही है? एक तो कल्हड़, कल्हड़ मतलब राजतरंगिणी, और अरब यात्री कौन? सुलेमान भाई। ठीक है, तो इनसे जानकारी मिल रही है। मेहरभोज को पाल नरेश देवपाल ने और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। तो ये किससे हारे? देवपाल से भी हारते हैं ये, और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से। अब ध्रुव ने देखो किन किन को हरा दिया। इससे पहले ध्रुव ने वत्सराज को भी हराया, फिर इसके बाद मेहरभोज को भी हराया। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। विष्णु भगवान के भक्त थे ये, ठीक है। और विष्णु के सम्मान में ये पूछी जाती है बेटा कि आदि वराह और प्रभास बाहुबली वाले हैं, ठीक है, वो नहीं करना, नहीं तो पता चले कि वहां चले जाओ। तो आदि वराह का टाइटल और प्रभास का टाइटल जो है वो की उपाधि किसने धारण की थी?
मिहिर भोज फर्स्ट ने धारण की थी, जो 836 से लेके 885 तक रूल करता है। इनकी ग्वालियर प्रशस्ति जो है, में इनके मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। किसमें चर्चा की गई है? ग्वालियर प्रशस्ति। और देखो, अगर किसी शासक की कोई प्रशस्ति है तो उसकी प्रशंसा में ही लिखी गई होगी, ठीक है। तो मिहिर भोज की प्रशस्ति कहां से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति, समझ रहे हैं ना। तो मिहिर भोज की जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स ऑफ मिहिर भोज जो है, वो हमें कहां से पता चलेंगी? ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलेंगी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। एक बात आपको याद रखना है मिहिर भोज की, कल्हड़ और सुलेमान से हमें इनकी जानकारी मिलती है। दूसरी बात, देवपाल और ध्रुव ने इन्हें पराजित किया था। तीसरी बात, ठीक है, कन्नौज को इन्होंने कैपिटल या राजधानी बनाया था। चौथी बात, भगवान विष्णु के फॉलोअर या भक्त थे। आदि, बराह और प्रभास का इन्होंने टाइटल लिया था। और ग्वालियर प्रशस्ति इनसे संबंधित है। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। मतलब आप अगर, जैसे अब जब आप एमपी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ग्वालियर प्रशस्ति पर और भी बात चलेगी। तो ग्वालियर प्रशस्ति में ये बताया गया है कि इस क्षेत्र में, ग्वालियर को क्या बोला जाता था? गोपाचल, ठीक है। तो गोपाचल पर्वत और इसके आसपास मिहिर भोज का शासन हुआ करता था, ठीक है, ध्यान रखना। और ये मिहिर भोज हैं, मिहिर कुल नहीं है, बस इतना आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद हमने आपको बताया था महेंद्रपाल फर्स्ट आएंगे। तो 885 से 910 के बीच मिहिर भोज के बेटे महेंद्रपाल फर्स्ट शासक बनते हैं। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को इन्होंने पराजित किया। तो इन्होंने किसको हराया? इंद्र थर्ड को इन्होंने हराया इनके दरबार में। बस ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब हमने जितनी चीजें पढ़ी, अगर हम उनमें डिमार्केशन बनाएं कि भाई ये इस कैटेगरी का, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत आता है, इनके दरबार में राजशेखर रहा करते थे। किसके दरबार में? महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में। इनकी बुक, लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि कौन सी बुक राजशेखर की नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बुक राजशेखर की नहीं है। एक आध बार ये पूछ लेंगे किसके दरबार से संबंधित थे, ठीक है। तो राजशेखर जो थे, याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर या विद्वान है वो इनके दरबार में थे। इनकी बुक है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। अच्छा, मजेदार बात यह है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया उससे प्रीवियस ईयर में, कर्पूर मंजरी के राइटर कौन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजशेखर की बुक कौन सी नहीं है। अब लोग जब अच्छे से नहीं करते हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं देखते हैं, अगर आप देखो तो रिपीट क्वेश्चन नहीं हुआ क्या ये? उससे जस्ट एक डेढ़ साल, मतलब 1 या 2 ईयर पहले की अगर हम बात करें, तो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा? कर्पूर मंजरी के राइटर क्या है। उसके 1 या 2 साल बाद क्या पूछ लिया कि इनकी बुक कौन सी नहीं है। तो अगर आप देखो कि ढंग से, अगर आपने उस समय क्वेश्चन को देख लो आप प्रीवियस ईयर को, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आए कि नहीं, इन्होंने कर्पूर मंजरी पूछा है, मतलब राजशेखर पे महत्ता है। तो अगर राजशेखर की आप सारी बुक्स याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और डायरेक्ट भी आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकता है मीन्स में कि भाई राजशेखर की रचनाएं बताइए, क्योंकि साहित्य है आपके सिलेबस में, तो लिटरेचर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। विद्यसाल भंजिका, इस पे बहुत कंफ्यूज थे लोग कि इनकी है या नहीं है। तो विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, ठीक है, उत्तर रामायण नहीं है ये, ना रामचरित है और ना रामचरित मानस है, ये क्या है? बाल रामायण, भुवन कोश, हरबिलास। इनमें से 3 ये बहुत महत्वपूर्ण है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विद्यसाल भंजिका। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन के ऑप्शन में थी और एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ था। तो किन की है ये? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास। किसकी हैं? राजशेखर की हैं। किसके दरबार में? महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में थे ये। अब इनके बाद जब इनका बेटा आएगा महीपाल, तो महीपाल एक कुशल और प्रतापी शासक था। 912 से 44 तक इसका रूल था। उसके शासन काल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल मसूदी किसके शासन काल में भारत आया।
तो महिपाल फर्स्ट के शासनकाल में भारत आया कौन? अल मसूदी। और अभी सुलेमान भाई थे, सुलेमान भाई किसके बारे में बता रहे थे? फिर से मेयर को लो गया। ठीक, ठीक है। तो अल मसूदी किसके दरबार में आए? महिपाल के। 915-16 में आए थे और गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर या अल गुजर, तो गुर्जर का अपभ्रंश है ये, और राजा को बोरा कहकर पुकारा था। तो जब बहुत बुरे पेपर बनाए जाते हैं तो अल मसूदी ने गुर्जरों को क्या कहा? तो अल गुर्जर या अल गुजर जो है वो कहा था। किसने कहा था? अल मसूदी ने। और अल मसूदी कहां से थे? मसूदी बगदाद। ठीक है, तो अल मसूदी कहां से थे? बगदाद से आए थे। बगदाद कहाँ है वैसे? कहीं होगा इराक में। ठीक है, यहाँ पे कौन थे शासक पहले? महिपाल का शासनकाल शांति और समृद्धि, तो प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए जाना जाता है। इन्हें महाराजा धीराज कहते थे। राजशेखर को महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल दोनों का संरक्षण दिया गया है। तो इनके पिता जो महेंद्रपाल फर्स्ट थे और उसके बाद महिपाल फर्स्ट, दोनों ने ही किनको प्रोटेक्शन या संरक्षण दिया? राजशेखर को दिया था। तो एक बार अगर आपसे महेंद्रपाल पूछा गया, पता चले ऑप्शन में ही ना हो महेंद्रपाल, और फिर पूछ लें कि राजशेखर किसके आश्रित कवि थे या किन्होंने इन्हें संरक्षण प्रोवाइड कराया, तो याद रखिएगा महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट दोनों के दरबार से संबंधित ये रहे हैं। इनके बाद अब कमजोर शासक फिर शुरू हो जाएंगे। तो महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, विनायक पाल, महिपाल सेकंड, विजयपाल, इनसे कोई मतलब आपको नहीं है। मतलब बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन गुर्जर प्रतिहार शासक नहीं है, तब ये काम आ सकते हैं। और उसमें भी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आपको पता है कि महेंद्रपाल फर्स्ट हैं यानी सेकंड होंगे ही, महिपाल फर्स्ट हैं यानी सेकंड होंगे ही। ये दो तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या था, महेंद्रपाल फर्स्ट, इनके बाद महिपाल, अब महिपाल के बाद कौन आ गए? महेंद्रपाल सेकंड, फिर इसके बाद देवपाल, फिर विनायक पाल सेकंड, महिपाल सेकंड, विजयपाल। ये सब कमजोर शासक हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ और धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए। ठीक है, 1018, अभी मैंने आपको बताया था कि 1018 में महमूद गजनबी ने क्या किया? कमजोर गुर्जर शासक आ गए राज्यपाल, जहां से हमने पिक्चर बताई थी आपको कि राज्यपाल को पराजित किया। पराजित क्या किया, ये तो मतलब सही बात तो ये थी कि जैसे ही इन्हें पता चला, कौन आया? महमूद गजनबी आया, और वो आया और ये गए, वाली स्थिति थी, मतलब ये भाग गए बिना लड़ाई। तो इस स्थिति से नाराज कौन थे? राज्यपाल की इस कांड से, बोलो जल्दी से, अभी बताया था, विद्याधर। तो विद्याधर और अर्जुन दोनों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि इनने क्या किया, बेसिकली इनके लिए संघ बनाया गया था और इन्होंने संघ से भग के क्या किया, बोले हम नहीं लड़ेंगे इससे, मरना तो इन्हें था ही, तो लड़के मर जाते, कम से कम इतिहास में अमर होते। इनके बाद राज्यपाल के बाद इनका बेटा त्रिलोचन पाल भी महमूद गजनबी से पराजित होता है और इस वंश के अंतिम शासक बेटा यशपाल थे। गढ़वालों ने, अब क्या होगा जब आप डिक्लाइन हो जाओगे, तो जो गढ़वाल वंश है उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गुर्जर प्रतिहार वंश की समाप्ति हो जाती है। तो अब हम किस पे, गढ़वाल वही कौन से वाले, जयचंद वाले पे, उस पे आ जाएंगे। तो आपको देखिए मैं फिर कह रहा हूं, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इनकी उत्पत्ति या तो हम अग्निकुंड सिद्धांत, चूंकि राजपूत मानते हैं, तो किसमें दी गई है ये बात, बोलो जल्दी से, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, पहले महत्वपूर्ण शासक, शक्तिशाली शासक, नागभट्ट प्रथम क्या कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ अरब, अरबों के विनाशक या म्लेच्छों के विनाशक या नाशक या नष्ट करने वाले। ठीक है, और उसके बाद कौन, वत्सराज। ठीक है, वत्सराज क्या थे, तो वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक थे। वत्सराज ने किसको हराया, धर्मपाल को हराया और ध्रुव से हार गए थे।
ठीक है। और वत्सराज के बारे में और क्या पढ़ा हमने? कुछ और, कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं, ठीक है, परेशान नहीं हो, इतना ही था। फिर हम बात करते हैं अब किस पे, हम महत्वपूर्ण शासकों में कौन आएंगे अब? मिहिर भोज फर्स्ट। तो मिहिर भोज फर्स्ट जो हैं इनके बारे में आपको क्या बताना है, किसके फॉलोअर हैं? विष्णु जी के फॉलोअर हैं ये, इसीलिए इन्होंने आदि वराह, वराह अवतार है विष्णु भगवान का, और प्रभास का टाइटल लिया था। ठीक है, इन दो बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है मिहिर भोज की, मतलब इसको बोलना नहीं कि क्या है यहाँ पे। तो इन्होंने आदि वराह और प्रभास का टाइटल लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में इनकी अचीवमेंट्स बताई गई हैं, और कल्हड़ और सुलेमान भाई इन्होंने इनके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन मिहिर भोज को वास्तविक संस्थापक मत बनाना। वास्तविक देखो ऐसे समझ लो, वत्स्य, वत्स्य वास्तविक, रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वत्सराज, वत्स्य वास्तविक थे, मिहिर भोज वास्तविक संस्थापक नहीं थे। ठीक, फिर इसके बाद महेंद्रपाल फर्स्ट, तो इनके दरबार में कौन? राजशेखर, और राजशेखर की रचनाएं क्या क्या थी? बोलो जल्दी से। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, ठीक है, और भुवन कोश और हरविलास। जैसे यूपीपीएससी ने पूछी है भुवन कोश किसकी है। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन तो वही है जो पिछले साल पूछा था, कौन इनकी नहीं है, मतलब आपको जब पता होंगी कि इनकी ये है तभी आप सही कर पाओगे। हालांकि उसमें राजा भोज की एक रचना दी थी, अगर आपको ये पता है कि ये राजा भोज की तब भी वो आंसर बड़े आराम से हटता। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद महेंद्रपाल के बाद महिपाल फर्स्ट इनका बेटा आता है, 912 से 944, 912 से 44 तक इनका शासनकाल था। और इनके समय कौन आए? अल मसूदी, ये ध्यान रखना है अच्छे से। और मिहिर भोज के बारे में कौन बता रहा था? सुलेमान और कल्हड़। ठीक है, अल मसूदी बगदाद से थे, और इन्होंने अल गुर्जर या अल गुजर कहा, और राजा को ये बोरा कहते थे। और इनके दरबार में भी राजशेखर रहे हैं या संरक्षण प्राप्त किया गया। इसके बाद कमजोर शासक महेंद्रपाल सेकंड, ठीक है, देवपाल, विनायकपाल सेकंड, महिपाल सेकंड, विजयपाल, और उसके बाद तीन जो आखिरी के हैं कौन कौन? राज्यपाल। राज्यपाल को किसने हराया? महमूद गजनवी ने 1018 में। इनके बेटे त्रिलोचन पाल को 1019 में। और उसके बाद यशपाल आखिरी शासक हो जाते हैं। और इसके बाद में गहड़वाल वंश जो है किस पे ऑक्युपाई कर लेगा? कन्नौज पर शासन कर लेगा, क्योंकि सारी जो राम कहानी चल रही है वो तो कन्नौज को लेकर ही लड़ाई हो रही है। तो कन्नौज पर अब कौन शासन करने लगेंगे? गहड़वाल वंश का शासन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम आ जाएंगे गहड़वाल वंश, जिसे राठौर राजवंश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रतिहार डायनेस्टी या प्रतिहार साम्राज्य के डिक्लाइन या पतन के बाद बेटा कन्नौज और बनारस में जिस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था वो था आपका गहड़वाल वंश। अच्छा, कन्नौज कहाँ? कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, मजेदार बात ये कि सोचो आप गुजरात राजस्थान से गुर्जर प्रतिहार किसके लिए लड़ रहे हैं जाके। मतलब आपको समझ में आ रही है? अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अलग कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। तो अब कौन आ गए आपके? कौन सा वंश? तो कन्नौज पर अब शासन करेंगे गहड़वाल वंश। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इनका भी जो ओरिजिनल प्लेस था वो विंध्याचल का पर्वतीय वन जो है वो माना जाता है। दिल्ली के तोमरों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की थी। गढ़वाल वंश शक्तिशाली वंश था। ठीक है, अब इनके शासक, अच्छी बात है कि यहाँ बहुत कम है, मतलब अगले 10 मिनट में हम गढ़वाल वंश को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगले 15 मिनट बाद हम चौहान वंश को भी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब मोर देन 20 मिनट से ज्यादा नहीं चलेंगे दोनों वंश। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार थोड़े से ज्यादा हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गहड़वाल वंश की। आधी कहानी तो मैं वैसे ही सुना चुका हूं आपको, क्योंकि तो गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन होंगे? और याद रखना फाउंडर हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडर ऑफ गहड़वाल डायनेस्टी चंद्रदेव, फिर इसके बाद मदनपाल, फिर गोविंद चंद, फिर विजय चंद्र, और फिर
जयचंद, और जयचंद का किस्सा खत्म करेंगे मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, चंद्रदेव, देखो ऐसे समझो, चंद्र से शुरू और चंद्र पर खत्म, कौन सा वंश? तो चंद्रदेव इसके संस्थापक थे, फिर मदनपाल, फिर गोविंद चंद्र, फिर विजय चंद्र, और फिर जयचंद्र। अच्छा, खूब चंद्र हैं। ठीक है, तो चंद्र, मदन, गोविंद, विजय और जय। ठीक है, विजय में से वी हटाओ तो जय बचेंगे, और जय को हटाओ तो गौरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना। जैसे कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, अंतिम शासक जयचंद्र। ठीक है, इन्हीं दो से आपको ज्यादातर काम है। तो चंद्रदेव ने बेटा 1090 में कन्नौज में गहड़वाल डायनेस्टी या गहड़वाल वंश की स्थापना की। चंद्रदेव के पिता महीचंद्र थे, जो कि कलचुरियों के अधीन सामंत हुआ करते थे। तो कलचुरी वंश के अधीन सामंत के रूप में कौन थे? महीचंद्र थे। गहड़वाल वंश की स्वतंत्रता का जनक चंद्रदेव को माना जाता है। तो इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में कौन है? चंद्रदेव जो हैं माने जाते हैं। इसने कलचुरी नरेश यशकर्ण को पराजित किया, अंतर्वेदी मतलब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, चंद्रदेव ने तोमरों को हराकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रदेव ने एक तो किसको हरा दिया? आपके यशकर्ण को हरा दिया, दूसरा किसको हराया? तोमरों को हराया, और महाराजा धीराज की उपाधि ली। और ये पहला स्वतंत्र शासक या संस्थापक के रूप में थे किसके? गहड़वाल वंश के। इसके बाद में आ जाते हैं मदनपाल। तो 1103 से 1114, ठीक है, तो 1103 से 1114 तक चंद्रदेव का पुत्र मदनपाल एक दुर्बल शासक था। अच्छा, दुर्बल है लेकिन देखो उपाधियां एकदम सबल लेंगे। परम भट्टारक, कमजोर है तो क्या हो गया, कहने में क्या जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मदनपाल की रानी राहला देवी थी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, ये तो कमजोर शासक है, इनसे कोई खास लेना देना नहीं है। फिर हैं गोविंद चंद, ये थोड़े योग्य और शक्तिशाली शासक थे। इनकी पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख में कहा गया है कि दुष्ट तुरुस्क वीर से वाराणसी की रक्षा करने के लिए शिव के द्वारा भेजा गया विष्णु का मानो अवतार है। कौन थे विष्णु के अवतार? देखो ऐसे समझो, गोविंद किनका नाम है? कृष्ण जी का। तो बस विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी। तो ये कृष्ण किसके अवतार? विष्णु के अवतार कहा है इनकी पत्नी ने। अच्छा, पत्नी ने थोड़ी बड़ाई बड़ाई कर दी होगी पति की, कि भैया उसको लगे कि हाँ ठीक है। तो तुरुस्क से क्या किया इन्होंने? वाराणसी की रक्षा की थी, कि शिव के द्वारा भेजा गया विष्णु के अवतार के रूप में गोविंद चंद्र, याद रखिए इनका वर्णन किया गया है। 1114 से 55 तक का टेन्योर इनका माना जाता है। गोविंद चंद को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा है बेटा राजस्थान पीएससी ने और यूपी पीएससी ने, कि किस शासक को, सरल सा नाम है, विविध, विविध की विद्या, विविध विद्या का विचार करिए, तो विविध विद्या विचार वाचस्पति, करो याद, विविध विद्या विचार वाचस्पति। क्या टाइटल दिया? तो आपको ध्यान रखना है, विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है गोविंद चंद्र को। कौन से वंश के? गोविंद चंद्र गहड़वाल वंश के। ठीक है, और इन्हें किसका अवतार बता दिया गया? विष्णु जी का। और भेजा किसने था इन्हें? शिव जी ने। ठीक है, लक्ष्मीधर उनका शांति और युद्ध का मंत्री था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इनके जो लक्ष्मीधर जो थे पीस और वॉर मिनिस्टर के रूप में थे। उनकी रचना क्या है? कृत्य कल्पतरु। तो कृत्य कल्पतरु ऐसे याद रख लो, इस बिल्डिंग का नाम कल्पतरु है। तो कृत्य किसका? लक्ष्मी जी का कृत्य। लक्ष्मीधर जो है इनकी रचना क्या है? कृत्य कल्पतरु। ठीक है ना, तो कृत्य कल्पतरु जो है, इनकी पत्नी कुमार देवी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। किसकी? किसकी पत्नी? गोविंद चंद की। देखो, अपने पति को विष्णु का अवतार बता दिया, भगवान शंकर ने भेजा है ना ये बता दिया,
और इन्हें क्या कहा जाता था? विविध विद्या विचार वाचस्पति। बोलो जल्दी से। विविध विद्या विचार वाचस्पति। किसको? गोविंद चंद। इससे पहले कौन थे? मदन पाल। उससे पहले कौन थे? चंद्रदेव। चंद्रदेव कौन थे? संस्थापक। इन्होंने तोमरों को हराया, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। और किन्हें? कलचुरी कर्ण को हराया, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। किसने? चंद्रदेव ने। नाम ही तो भूलोगे, अगर भूलोगे नाम भूल गए तो किसके बारे में बताओगे? मुद्दा तो यही है, चंद्रदेव, फिर मदन पाल, फिर गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र विष्णु जी के अवतार, विविध विद्या विचार वाचस्पति। बोलो जल्दी से। लक्ष्मीधर इनके मिनिस्टर। और उनकी रचना क्या है? कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु, ठीक है, समझ में आ रही है। इसके बाद विजय चंद्र। विजय चंद्र को मल्लदेव तथा विजयपाल भी कहा जाता है। तो विजय चंद्र को क्या कहा जाता है? विजय हुई तो मल्ल तगड़े होंगे, ठीक है, तो मल्लदेव विजयपाल भी कहा जाता है। उसने तुर्क अमीर हमीर शासक को पराजित किया था। और उसके बाद जयचंद 1170 से 1194 के बीच में रहेंगे। तो 1170 से 1194 के बीच में जयचंद आते हैं, ठीक है। भारतीय लोक कथाओं साहित्य में यह राजा जयचंद के नाम से विख्यात है। पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता के कारण जयचंद अमर हो गए हैं, या कहें कि संयोगिता के पिता होने के कारण ये अमर है, ठीक है। तो इनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया, ऐसे बोल देते हैं, जबरदस्ती है। क्या किया था? अपहरण नहीं किया था, आप समझवाना ना, क्या किया था? गंधर्व विवाह किया था, है? बदनाम नहीं करना है पृथ्वीराज चौहान को। विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा और नयचंद कृत रंभा मंजरी। अब देखो, अच्छा देखना यहाँ इनकी कैसी झूठी प्रशंसा होगी। ये बहुत खुश होता था जयचंद इस बात से। तो विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा और नयचंद कृत बेटा रंभा मंजरी नाटक में कहा गया है कि जयचंद मोहम्मद गौरी को पहले कई बार पराजित किया था। एक बार लड़े, अपने दामाद के बारे में बोलते तो भी ठीक था ये बात। मुझे लग रहा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखी होगी, इन्होंने कहा लिख मेरे बारे में, तो उसे स्टेटमेंट पलट दिया होगा। क्योंकि पता है ना कि अगर अभी पता चले जयचंद ने फांसी दे दी, हाँ, सिर कलम कर दो इसका, इस तरीके की स्थिति है, तो बेचारे विद्यापति और नयचंद जो है वो डर गए होंगे पुरुष परीक्षा और रंभा मंजरी में। अतिशयोक्ति तो है यार, एक बार तुम लड़े हो तो चंदावर के युद्ध में चंदा दिखा देगा, अभी तुम्हें कौन? गौरी। जबरदस्ती कर रहे हो, बेकार बात। संस्कृत प्रख्यात कवि श्री हर्ष को संरक्षण दिया और श्री हर्ष ने नैषद चरित और खंडन खंड खाद्य की रचना की। अपनी विजय के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ भी कराया। जीते किससे थे ये हमें आज तक नहीं समझ में आया, राजसूय यज्ञ तो करा रहे हो, हाँ, मतलब पागल बना रहे हैं इतिहास में। आखिरी में इनकी कहानी बता देता हूं, समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इनकी बेटी संयोगिता का विवाह किससे हो गया? पृथ्वीराज चौहान से हो गया। इसका बदला लेने के लिए इन्होंने, जयचंद ने किसका साथ दिया? मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और पानीपत के युद्ध में, क्यों? हाँ, तो याद रखना, तराइन के युद्ध में, तो तराइन के सेकेंड युद्ध में 1192 में, 1191 में तो तराइन के फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान किसको हरा देंगे? गौरी को हरा देंगे। लेकिन दूसरे युद्ध में गौरी किसको हराएगा? जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को हराएगा। अब देखो गौरी अपने असली रूप में आएगा। तो गौरी बोलेगा अच्छा तुम अपने दामाद के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे? बात तो सही है भाई, जो अपने खासों का नहीं होगा तो दूसरों का क्या होगा? तो इतिहास हमारा है इस बात के लिए। तो 1194 में बेटा चंदावर इटावा जिला उत्तर प्रदेश में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को, ऐसे याद रख लेना, जयचंद ने गौरी को चंदा दिखा दिया। क्यों ऐसा है? उल्टा बोलना, गौरी ने जयचंद को चंदा दिखा दिया। तो चंदावर के युद्ध में, बैटल ऑफ चंदावर में क्या किया? तो मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, ठीक है, हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गहड़वाल वंश का शासन समाप्त हो गया। यानी कि अब इस पूरे क्षेत्र पर, कन्नौज और गहड़वाल वंश के क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। अब इनने जो रायता फैलाया था, किसने? जयचंद ने। अब वो चौहान वंश के लोग भी तो समेटेंगे, ठीक है, तो इतिहास में अमर होंगे। अब आ जाते हैं शाकंभरी के चौहान वंश। तो जो देखो, अब ध्यान रखना, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव, ठीक है। चंद्रदेव ने किनको हराया था? कलचुरी शासक कर्ण को, और इसके अलावा
तोमर वंश के हराया था। ठीक है, ये संस्थापक थे, स्वतंत्र हो गए थे। इनके पिता भले ही स्वतंत्र नहीं थे, ये स्वतंत्र शासक हो गए थे। फिर इसके बाद मदन पाल आया, फिर गोविंद चंद्र आए। गोविंद चंद्र को किसका अवतार? विष्णु जी का अवतार बता दिया इनकी पत्नी ने। ठीक है, खुद बौद्ध धर्म की फॉलोअर थी। इसके अलावा और क्या इनकी उपाधि? बोलो। विद्या, विविध विद्या विचार वाचस्पति, ठीक है, की उपाधि दी। इनके मंत्री जी कौन थे? लक्ष्मी कर्ण तो नहीं बना दिया? लक्ष्मीधर। इनकी बुक कृत्य कल्पतरु। ठीक है, युद्ध और शांति के मंत्री। इसके बाद आपने क्या देखा, कौन आए? जयचंद। जयचंद अंतिम शासक थे, याद रखिएगा अच्छे से। तो जयचंद जो है ना बेटा 1170, बस आखिरी तो याद हो ही जाएगा क्योंकि 1194 में चंदावर का युद्ध है जिसमें मोहम्मद गौरी इन्हें चंदावर के युद्ध में हरा देंगे। ठीक, तो ये हो गई बात आपकी गढ़वाल वंश से। और अब हम आ जाते हैं शाकंभरी के चौहान वंश। तो ये जो शाकंभरी का चौहान वंश है इसी से संबंधित है आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इससे पहले मतलब फर्स्ट और सेकंड भी रहे होंगे क्योंकि थर्ड तो तभी होंगे। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे पृथ्वीराज थे और वो भी 14। पढ़ना तो नहीं है? नहीं, बस बोले ठीक है। तो वासुदेव ने किसकी की? तो वासुदेव जो थे बेटा इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी और चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज तृतीय, गोविंदराज द्वितीय, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ। खूब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो तो 17 वाली कहानी है ना। पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, सोमेश्वर और आखिरी में पृथ्वीराज तृतीय। अच्छा, इतने सब में आपको सिर्फ 3 से मतलब है। कहाँ गए? वासुदेव एक, विग्रहराज या विशल देव, इन पे क्वेश्चन बनता है 2, और तीसरे हैं आपके पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जिन्हें आप सामान्य रूप से बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट 10 मिनट और इनका किस्सा खत्म। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। 7वीं शताब्दी में बेटा वासुदेव ने शाकंभरी यानी सांभर और अजमेर के निकट चौहान वंश की स्थापना की। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। अब समझ में आई आपकी कि कैसे प्रतिहार रूलर जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपके राजा जी हैं नहीं, आपको एक बड़ा क्षेत्र मिला हुआ था तो आप स्वतंत्र हो गए। ठीक है, 10वीं शताब्दी के आरंभ में बागपति राज ने महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। इस वंश के प्रमुख शासक में सिंहराज, विग्रहराज, दुर्लभराज, गोविंदराज, दुर्लभ तृतीय, विग्रहराज, पृथ्वीराज, इन सबसे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है 12th सेंचुरी में अजयराज चौहान वंश के शासक बने थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बेटा बनता है कि अजमेर की स्थापना किसने की? तो अजमेर अजयराज ने की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया। तो यह पृथ्वीराज प्रथम के बेटे थे और अजमेर नगर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर आपसे पूछा है, जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं बेसिकली अजमेर से रूल करते थे और दिल्ली से करते थे, तो अजमेर की जो स्थापना की है, अजमेर शहर की जो स्थापना की वो अजय राज ने की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। और ये किसके बेटे थे अजय राज? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के, तृतीय के नहीं, ध्यान रखना। क्या हुआ बोलो? ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर अजय राज के उत्तराधिकारी अर्णोराज हुए बेटा, एक महत्वपूर्ण शासक थे 1130 से 50 के बीच में। पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि अजमेर पर आक्रमण करने वाले तुर्क शासक को इन्होंने पराजित कर दिया था। किसने? अर्णोराज ने। किसको पराजित कर दिया? तुर्क शासक को। कोई खास ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशल देव। 1153 से 63 तक इनका टेन्योर रहेगा। तो विशल देव ने बेटा तोमरों की अधीनता समाप्त कर उन्हें अपना सामंत बना लिया। ठीक है, मतलब जो तोमर थे, अधीनता गलत शब्द बोल दिया मैंने, स्वाधीनता समाप्त, मतलब तोमर जो स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, उन्हें अपना फ्यूडेटरीज या सामंत बना लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? विशल देव ने।
इनको अच्छे से ध्यान रखना। विग्रह राज चतुर्थ को ही हम विशल देव बोलते हैं। 1153 से 63 तक था। यह विजेता होने के साथ साथ यशस्वी कवि और लेखक थे। हरिकेल, जिसे बेटा हरिकेली भी बोलते हैं, नामक एक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरिकेल या हरिकेली ड्रामा या नाटक किसने लिखा? बीशल देव ने। ठीक है। इस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण है। तो कहाँ है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा? ए भगवान, अभी अजमेर थे फिर दिल्ली क्यों जा रहे हो? अच्छा, दिल्ली राजधानी बनाई इसलिए दिल्ली चले गए अपन। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बेटा अजमेर में है। कहाँ है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा? देखो, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बेसिकली एक मॉस्क या मस्जिद है जिसका निर्माण, वाह क्या बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किया था। और बेसिकली 2.5 दिन में बन गई थी, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। पहले ये संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़ के ये बनाई गई थी। तो उसी पर इनकी क्या लिखी थी? हरिकेल नाटक जो थी उनकी कुछ लाइंस जो हैं उस पे दीवारों पे मिलती हैं। उसने अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके दरबार में सोमदेव, कथा सरित सागर, बहुत बहुत, जैसे मतलब राजशेखर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही सोमदेव की कथा सरित सागर ये बुक जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है। इन्होंने बीसल देव के सम्मान में ललित विग्रह राज ग्रंथ की रचना की। किसने की? सोमदेव की ही ललित विग्रह राज और कथा सरित सागर जो बुक हैं वो इन्हीं की हैं। पृथ्वीराज द्वितीय 64 से 69 तक रहेंगे। इसके बाद सोमेश्वर 69 से 77 तक रहेंगे। अब यही जो सोमेश्वर थे ना, इनके और कर्पूर देवी के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय। किसके? सोमेश्वर और कर्पूर देवी के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान जिन्हें हम जानते हैं, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, इनका टाइटल था राय पिथौरा। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 94-95 का पेपर था जब एमपीपीएससी का, उस समय ये क्वेश्चन आया था कि राय पिथौरा का टाइटल किसे दिया गया? किसको दिया गया? शिलादित्य कौन थे? ठीक है, तो जो हर्षवर्धन थे वो शिलादित्य थे और राय पिथौरा जो हैं वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अच्छा, फर्स्ट सेकंड आए तो बता, ध्यान रखना, नहीं तो पता चले पृथ्वीराज तो पढ़ लिया था सर हमने, आगे नहीं पढ़ा था। तो पृथ्वीराज अगर फर्स्ट सेकंड जैसे दिए हो तो फर्स्ट सेकंड नहीं है, थर्ड, और पृथ्वीराज चौहान दिया तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है। वह चौहान वंश के सर्वाधिक फेमस या प्रसिद्ध शासक थे। दिल्ली से लेकर अजमेर तक उनका शासन जो है वो विस्तृत था। ठीक है। और अच्छे से ध्यान रखना, अपनी राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण करवाया। तो रिकंस्ट्रक्शन कराया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? यहाँ यहाँ अभी तोमरों से किसने जीती थी? ये भगवान, आप लोग ना यार, मतलब बीसल देव ने अपनी राजधानी बनाया था ना दिल्ली को। ठीक है। अच्छा, आप सीधे सल्तनत पीरियड में पहुंच गए और आगे जा रहे हो। ठीक है, गलत नहीं है आंसर, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं हम तोमर, ए सॉरी, अब मैं भी गड़बड़ कर दूं, चौहान वंश में, क्योंकि ऐसे पूछोगे गलती करोगे तो कुछ भी। अब देखिए, ठीक है, तो इसको दिल्ली का नवनिर्माण किया। अब पृथ्वीराज चौहान के कुछ युद्ध हैं जिनसे एग्जाम में खूब क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1182 में बेटा इन्होंने कहाँ पर, तो चंदेल शासक परमारजी देव, जिन्हें हम परिमल देव के नाम से भी जानते हैं, की राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया। और इनके सेनापति, आप सबने नाम सुना होगा आला उदल का, बहुत चलता है आला। तो आला उदल जो थे इनके सेनापति थे, इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है। गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड से पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। अजय, भीम सेकंड बहुत शक्तिशाली शासक थे, इनने पृथ्वीराज चौहान को ही नहीं, किसको हराया? मोहम्मद गौरी को भी हराया था इन्होंने। ठीक है, तो शक्तिशाली थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गहड़वाल शासक चंद्रगुप्त, सॉरी जयचंद की पुत्री संयोगिता अपहरण से हम परेशान हैं, विवाह करवा देंगे, हम सब हटा देंगे। ठीक है, तो विवाह किया था इनने। 1191 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया।
ठीक है, मोहम्मद गौरी की पराजय हुई तराइन के प्रथम युद्ध में 1192 में। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देते हैं, पराजित हुए, बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इनके जो राजकवि थे बेटा वो चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखी है। जैनक ने क्या लिखी? पृथ्वीराज विजय, जबकि पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। प्रहलादन देव ने पार्थ पराक्रम व्यामयोग लिखी है और जिनपति सूरी ने बेटा क्या लिखी? खतरग। ठीक है, अगर ऐसे नहीं पढ़ सकते तो कैसे पढ़ोगे? खतर गच्छा पट्टाबा ली, करो याद। खतर गच्छा पट्टाबा ली से चालुक्य चौहान संघर्ष की जानकारी मिलती है। और फाइनली क्या होता है? मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो जाती है तो गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया और फाइनली यहाँ पर गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी को स्थापित करेंगे। और यहाँ के बाद हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? दिल्ली सल्तनत में, मिडाइवल इंडिया में। अगर हम देखें बेसिकली पूर्व मध्यकाल है, प्री मिडाइवल पीरियड, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे इस वंश के संस्थापक? क्वेश्चन नहीं सुना आपने? इस वंश के, कौन सा वंश? चौहान वंश के कौन थे? अच्छा अच्छा, दिल्ली सल्तनत पे ऐसी अटकी है सुई आप लोगों की, आप दोनों की, कि बार बार दिल्ली में घुस जाते हैं। अरे दिल्ली में नहीं, अभी हम अजमेर में हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ? ठीक है, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इनकी दीवारों पे किसकी रचनाएं लिखी हैं? हरिकेल। हरिकेल, और हरिकेल किनकी रचना है? विशल देव, विग्रहराज चतुर्थ की। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक वत्सराज। नागभट्ट प्रथम तो संस्थापक थे, अगर हरिश्चंद्र नहीं होंगे तो, या पहले शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से। राजशेखर किनके दरबार में थे? पहले महेंद्रपाल फर्स्ट, फिर महिपाल फर्स्ट, पिताजी और पुत्र जी के। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, विद्यशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और भुवन कोश, एक और हर विलास। ठीक है, यही थी। अच्छा, वो विविध वाले कौन थे? टाइटल किसने लिया था? गोविंद चंद ने। क्या लिया था? विविध विद्या विचार वाचस्पति। और गोविंद चंद्र कौन थे? गहड़वाल वंश के शासक, जो कि किसके अवतार बताए गए थे? विष्णु जी के। और भोलेनाथ ने भेजा था। और पत्नी बौद्ध धर्म को अपना ही रही है, मतलब सारे भगवान को खुश कर रही है ये। ठीक है, गढ़वाल वंश के कौन से नंबर के शासक थे ये? तो दूसरे कौन थे? मदनपाल। और चौथे कौन थे? जयचंद। जयचंद तो लास्ट में, विजयचंद। विजय में पाल नहीं है, चंद्र है, बस एक ही पाल है, वो मदन पाल है। जल्दी से पांचों शासकों के नाम बताओ गढ़वाल वंश के। चंद्रदेव, मदन पाल, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद। वाह, वेरी गुड। ठीक है, फिर चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अजय राज ने किसकी स्थापना की थी? अजमेर की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था? अच्छा, मजेदार बात ये है। देखो आपको एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, समझना। देखिए, सोमेश्वर के पिताजी पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज के सॉरी सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज, बस वहां सेकंड और फिर तृतीय। तो ध्यान देना, क्योंकि इनसे पहले पृथ्वीराज तृतीय, इनसे सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज फर्स्ट के बेटे कौन थे?
ध्यान रखना अच्छे से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो पहले यहां से समझो, अजय राज का उत्तराधिकारी अर्णोराज, इससे कुछ नहीं। विग्रह राज या विशल देव जो थे, ये आपके क्या हैं, हरिकेल वाले, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी ध्यान रखिएगा, 2.5 दिन के झोंपड़ा में बताई गई है। इसके अलावा इनके दरबार में सोमदेव रहते थे, जिन्होंने कथा सरित सागर और विशल देव के सम्मान में ललित विग्रह राज की रचना की थी। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर है? तो ये थे आपके वासुदेव, जो कि शाकंभरी के संस्थापक हैं इस वंश के, चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। तो जो प्रतिहार वंश हमने ऊपर पढ़ा, उस वंश का डिक्लाइन हो गया, और उसके डिक्लाइन होने के बाद जो वंश आया वो था चौहान वंश। 1 मिनट और लूंगा मैं आपको क्वेश्चन बताने के लिए जो आते हैं। पहला, थक गई लड़की, हाँ? पहला क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है कि गढ़वाल वंश के संस्थापक, बोलो। चंद्र देव एक। जयचंद्र किस वंश से संबंधित थे? गढ़वाल वंश। इनकी राजधानी कन्नौज थी, इनकी बेटी संयोगिता थी, और इन्होंने क्या किया? तो चंदावर के युद्ध में 1194 में, चंदावर के युद्ध में ये किससे हारे? मोहम्मद गौरी ने इन्हें हरा दिया था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में किसको हराया? परमार्दी देव या परिमल देव को हराया था। महुआ जीता था। इसके अलावा ये हारे किससे थे? तो भीम सेकंड से हारे थे। इवन गौरी भी भीम सेकंड से आ रहा था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया। 92 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 94 में इनके ससुर जी जयचंद को हराया। इतना आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। एक पृथ्वीराज रासो से क्वेश्चन आए हैं, तो चंद्र बरदाई की बुक है, और जैनक की पृथ्वीराज विजय। अच्छा, ये ओवरलेप हो जाती हैं जैनक और चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज विजय तो हम पढ़ते ही नहीं है, और सीधे चंद्र बरदाई आंसर कर दे। तो पृथ्वीराज विजय जैनक की, विजय जय, तो पृथ्वीराज विजय किसकी? विजय में जय है, तो जैनक की है। और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना। एक राजशेखर याद रखना, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी विद्यासाल वंजिका और कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये सब एग्जाम में पूछी गई बुक है। थक गए आप लोग? चलो, हो गया यहाँ तक। नोट्स लेके जाइएगा, बस बहुत है। ठीक, कल रिवीजन कर लेंगे। कल तो संडे है, मतलब मंडे को। धन्यवाद। बंद कर देना।